वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? सुपर। तो चलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एडवांस अकाउंटिंग पेपर, पेपर नंबर 1 ऑफ सीए इंटर। ओके, तो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू कि व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ एडवांस अकाउंटिंग पेपर, कि एडवांस अकाउंटिंग में हम पढ़ने क्या वाले हैं ना। अगर आप सिलेबस को देखो तो एडवांस अकाउंटिंग पेपर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले सब बताऊंगा। ओके, एंड देयर आर सम स्पेसिफिक चैप्टर्स। कुछ स्पेसिफिक चैप्टर है दैट मे बी बेस्ड ऑन एयर्स, इट मे बी द चैप्टर विच इज नॉट बेस्ड ऑन एयर्स। मीन्स हो सकता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बेस्ड हो, या हो सकता है दैट इज नॉट बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बट स्पेसिफिक चैप्टर है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हमने बोला इट इज आवर चैप्टर नंबर 1। एक ही चैप्टर में हम सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। और जो बैलेंस चैप्टर है फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 टू चैप्टर नंबर 9, दैट विल बी अदर स्पेसिफिक चैप्टर। करेक्ट ना। अगर वेटेज का देखा जाए तो इसका वेटेज होगा फ्रॉम 50 टू 60 मार्क्स, एंड इसका भी वेटेज होने वाला है फ्रॉम 50 टू 60 मार्क्स। इस ऑन एन एवरेज आपका जो पेपर आएगा वो 114 मार्क्स का होता है। मींस अगर हम इस 100 मार्क्स को डिवाइड करें, अगर हम बोलते हैं ये 100 मार्क्स, तो इस 100 मार्क्स को डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में। एक होता है केस स्टडी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो पहला होगा केस स्टडी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। नाउ इसमें आपको 3 केस सिनारियो दिए जाएंगे। मींस आपके एग्जाम में केस सिनारियो, या इसको बोल सकते हैं केस स्टडी 1, केस स्टडी 2 एंड केस स्टडी 3 आएगा। करेक्ट? ओके सर, 1 2 3, एंड दिस विल कंसिस्ट ऑफ 15 MCQs। इसमें आपसे 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनटू 2 मार्क्स। मींस टोटल मार्क्स होगा 30 मार्क्स MCQ का। करेक्ट? अंडरस्टूड। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मींस आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, उस 4 ऑप्शन से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अच्छी बात क्या है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्क्स। कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है। मतलब अगर सपोज आपको कोई भी क्वेश्चंस का करेक्ट ऑप्शन नहीं पता है तो जय माता दी बोल के आप उसमें ऑप्शन सेलेक्ट करके आ जाइए। अगर आपका किस्मत अच्छा है तो करेक्ट हो सकता है, और गलत होने में कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। तो देयर इज नो नेगेटिव मार्क्स। और एक अच्छी बात है कि कोई रीजनिंग नहीं देना है। मीन जो भी आपने ऑप्शन चूज किया है, अब वो ऑप्शन क्यों चूज किया है उसके लिए रीजनिंग नहीं देना है। तो नो रीजनिंग इज रिक्वायर्ड, नो रीजनिंग इज रिक्वायर्ड। गॉट दिस पॉइंट? करेक्ट? यस सर। तो ये आपका हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और जो बैलेंस होंगे 70 मार्क्स, वो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होगा, जिसमें आपका जो पहला क्वेश्चन होगा दैट विल बी मैंडेटरी, दैट विल बी मैंडेटरी, और वो 14 मार्क्स का आने वाला है। करेक्ट? हाँ, उस क्वेश्चन नंबर 1 में हो सकता है कुछ बिट्स हो, मीन्स 1A 1B 1C लाइक दिस, बट दैट विल मैंडेटरी क्वेश्चन। अब उसमें हो सकता है एक ही बिट्स हो, या हो सकता है 2 या 2 से अधिक बिट्स हो। मीन्स मैक्सिमम एक कोई भी क्वेश्चन का देयर कैन बी 3 पार्ट, 1A 1B 1C मैक्सिमम।
फिर आपको दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये सब क्वेश्चन भी 14 मार्क्स के ही होंगे, 14 मार्क्स के होंगे, करेक्ट, अंडरस्टूड। बट इसमें से इस 5 क्वेश्चन से आपको करना है 4 क्वेश्चन, मीन्स यू नीड टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन इन एग्जाम। मीन्स एक क्वेश्चन आप छोड़ के आ सकते हो, क्योंकि आप देखो टोटल कितना हुआ, ये अगर देखो जाए तो 14 इंटू यहाँ पे कितना हुआ 6, तो अगर 14 इंटू 6 करते हो तो कितना मार्क्स है, 14 इंटू 6 इज इक्वल टू 84। तो एक्चुअली 84 मार्क्स में से आपको 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, तो टोटल पेपर तो हो गया 114 मार्क्स का, जिसमें आपको 100 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है। तो ये हो गया पैटर्न। पैटर्न समझ में आया? अब कैसा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा वो तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा धीरे धीरे बताऊंगा, अभी उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। वंस अगेन, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन तो मैंडेटरी हो गया, 6 में आप 5, बाकी के 5 में आपको 4 करना है, तो टोटल 5 करना है। बट 5 में पार्ट्स होंगे, तो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 में एक ही पार्ट हो, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट हो, क्वेश्चन 4 में भी हो सकता है एक ही पार्ट हो, बट क्वेश्चन 5 में हो सकता है 3 पार्ट हो, करेक्ट ना, या 2 पार्ट हो। तो वो कितना कितना पार्ट्स होगा वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, करेक्ट। नाउ कमिंग टू सिलेबस। अब हमारे सिलेबस में है क्या क्या, एक बार सिलेबस समझते हैं। लिखिए कंटेंट, इसको लिखिए, करेक्ट, इसे लिखिए। तो पहला है पॉइंट नंबर 1, लिखिए इंट्रोडक्शन and applicability of accounting standard, AS, हम उसको प्यार से बोलेंगे AS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो पहला हो गया आपका जो कंटेंट में इंट्रोडक्शन है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि AS होता क्या है और वो कौन कौन से एंटिटी को एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2, आपको पढ़ना है एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मींस अब उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कुछ टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास कुछ एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल AS2 इन्वेंट्री, फिर हमारे पास AS10 है जो कि है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर, फिर हमारे पास AS13 है जो कि है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, समझ रहे हो। फिर हम पढ़ेंगे AS16 जो कि बोरिंग कॉस्ट के ऊपर है। अब बोरिंग कॉस्ट क्या होता है, उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, सब हम डिस्कस करेंगे, अभी आप लिखते जाइए। फिर AS19 है लीज अकाउंटिंग के लिए, कि जब भी कोई एसेट हम लीज में रहते हैं तो उसका अकाउंटिंग क्या होगा। देन वी हैव AS26 इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, क्या उसका अकाउंटिंग पॉलिसी है, वो हम इसमें देखेंगे। फिर लास्ट AS28, ये बेसिकली इंपेयरमेंट के लिए होता है। अब इंपेयरमेंट क्या होता है सब डिस्कस करने वाले हैं, अभी तो बस मैं ये बताने वाला हूं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। देखिए अब शुरू से तैयार हो जाओ, इसे हम बोलते हैं AS बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन पॉइंट नंबर 3 है लाइबिलिटीज बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो हमारे पास 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाइबिलिटी के ऊपर है, एक है हमारा AS15 जो एम्प्लॉय बेनिफिट ऑब्लिगेशन के ऊपर है, और दूसरा है AS29 जो कि प्रोविजन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के ऊपर है, करेक्ट, प्रोविजन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के ऊपर है, ओके सर। देन पॉइंट नंबर 4 लिखिए, देयर आर सम AS based on items
impacting फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस ये सब एएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए काम आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफएस मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल इंक्लूड व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल इंक्लूड बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट एटसेट्रा। ओके, कौन कौन सा एएस है सर? इसमें हम पढ़ेंगे AS4, then we'll do AS5, then AS11, AS12। अभी फिर सिर्फ नंबर लिखिए। अभी इसमें क्या, इसमें इसका जो क्या टाइटल है उसके बारे में आपको अभी ज्यादा जोर नहीं देना है, आराम आराम से करेंगे, प्यार प्यार से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। ओके, फिर लिखिए AS22, AS22। देन पांचवें में लिखिए रेवेन्यू बेस्ड एएस, रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसमें हम दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे जहां हम देखेंगे रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं अपने अपने बुक्स सब अकाउंट में। दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एक है AS7 और एक है आपका AS9। ओके, दिस आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट, हालांकि सारा ही इंपॉर्टेंट है। हमें ये नहीं पता कि किससे क्वेश्चंस आने वाला है, जब हमें पता नहीं तो हमारे लिए सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है। देन देयर आर सम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हिच इज डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लेट ऑन डिस्क्लोजर्स बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मींस इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम डिस्क्लोजर्स के बारे में पढ़ेंगे। डिस्क्लोजर हम कहां देते हैं? अपने नोट्स टू अकाउंट में, करेक्ट? मींस दिस इज नॉट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, एसओपीएल एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्क्लोजर के बारे में पढ़ने वाले, डिस्क्लोजर्स बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसमें कौन कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा? पहले की AS1, देन AS17, देन AS18 और एक आएगा AS24, AS24। ठीक है, समझ में आया? करेक्ट? यस सर, गॉट दिस पॉइंट? देन राइट डाउन पॉइंट नंबर, ओके, दिस यू हैव रिटन। पॉइंट नंबर 7 लिखिए, पॉइंट नंबर 7 लिखिए, आपका 6 हो गया। पॉइंट नंबर 7 लिखिए, अकाउंटिंग फॉर एमालगेमेशन। अकाउंटिंग फॉर एमालगेमेशन, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS14, AS14। फिर लिखिए पॉइंट नंबर 8 लिखिए, AS फॉर प्रिपेयरिंग consolidated फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? सब बताने वाले हैं, अभी ज्यादा अपने दिमाग को जोर मत दीजिए। अगर कुछ बातें आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो और अच्छी बात। ठीक है, इसमें 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, एक होता है AS21, वन इज AS23 एंड वन इज AS27। करेक्ट? ओके सर। देन 9th लिखिए, there is one accounting standard for preparing cash flow statement. तो accounting standard for cash flow statement, cash flow statement, इसके लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसका नंबर है AS3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ओके, तो दिस इज तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब हम आते हैं कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स। तो लिखिए पॉइंट नंबर 10, we have some specific chapters तो क्या है? पहला चैप्टर है, पॉइंट नंबर A लिखिए इसमें, प्रिपरेशन ऑफ
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट ऑफ कंपनीज। अब हमारे सिलेबस में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप ऐसा कोई नहीं है। अब हम जो भी काम करने वाले सब कंपनीज के लिए करने वाले, तभी तो नाम हो गया एडवांस अकाउंटिंग। अब पार्टनरशिप आपने फाउंडेशन पढ़ लिया, प्रोप्राइटरशिप भी फाउंडेशन पढ़ लिया, जो पढ़ लिया अच्छी बात है। अब सब हम कंपनीज के लिए बात करेंगे। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो बनाते हैं एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। लिखिए, दिस विल बी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। और यहां पर हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं। दिस शेड्यूल 3 ओनली डील्स विद बैलेंस शीट एंड एसओपीएल। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो यहां पर शेड्यूल 3 में नहीं दिया गया है। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट चैप्टर इज व्हाट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। करेक्ट, बट इसके लिए तो मैंने ऊपर ही लिख दिया था AS3, यहां पर हमने लिख दिया AS3, बट AS3 को हम अलग से नहीं पढ़ेंगे। जब मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगा तभी मैं आपको AS3 पढ़ा दूंगा, तो AS3 अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझे मेरी बात को? तो यहां लिखो विल बी कवर्ड इन स्पेसिफिक चैप्टर्स। तो अलग से मैं आपको AS3 नहीं पढ़ाने वाला, समझे मेरी बात को? तो प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, अंडरस्टूड, ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन AS3। ये AS3 के हिसाब से ही पढ़ना है हमें। यस सर। देन पॉइंट नंबर C, हमारे पास है बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स। करेक्ट ना, बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसे हम पढ़ेंगे एज पर द प्रोविजन गिवन अंडर कंपनीज एक्ट। मींस या तो हम AS के हिसाब से बनेंगे या तो वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से होगा। करेक्ट, तो दिस विल बी डन एज पर कंपनीज एक्ट, कि कंपनीज एक्ट क्या कहता है इसके अकाउंटिंग के लिए। ओके सर। देन पॉइंट नंबर D, विल डू अकाउंटिंग फॉर अमालगेमेशन। मींस एक चैप्टर का नाम है अमालगेमेशन ऑफ कंपनीज, तो ये हम पढ़ेंगे एज पर AS14, एज पर AS14। अब देखिए ऊपर में लिखा हुआ है AS14, मींस ये भी आपका कवर हो जाएगा, स्पेसिफिकली कवर्ड इन स्पेसिफिक चैप्टर। मैं ये आपको अलग से AS14 तो ना पढ़ाऊंगा, जब वहां पर कवर ही हो जाएगा तो वहां देख लेंगे। गॉट दिस पॉइंट? तो कैश अमालगेमेशन ऑफ कंपनीज भी हो गया। फिर पॉइंट नंबर E है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। करेक्ट, तो इसके लिए भी कोई AS नहीं है, तो इसका अकाउंटिंग भी बेसिकली हम करते हैं एज पर कंपनीज एक्ट, तो इसके लिए देयर इज नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है क्या, सब डिटेल में पढ़ना है अभी। करेक्ट, देन पॉइंट नंबर F में आइए, लिखिए अकाउंटिंग फॉर ब्रांच, अकाउंटिंग फॉर ब्रांच इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच, अकाउंटिंग फॉर ब्रांच इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच। करेक्ट, तो दिस इज ऑल्सो नॉट बेस्ड ऑन एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये एक स्पेसिफिक चैप्टर है आपका। देन पॉइंट नंबर G लिखिए, देन दे विल बी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
कि हाउ टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरा सा बताऊंगा कि आपको पेरेंट कंपनी सब्सिडियरी कंपनी के बारे में पता होगा। तो पेरेंट कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, साथ में पेरेंट और सब्सिडियरी का इकट्ठा भी बनाती है, उसको हम बोलते हैं सीएफएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है सर, इसे हम सीखेंगे एज पर AS21। एज पर AS21 देखिए ऊपर में मैंने आपको 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया हुआ है फॉर सीएफएस। तो जो ये चैप्टर है वो टोटली इसके ऊपर बेस्ड है, AS21 के ऊपर। अभी AS23 AS27 पढ़ना है, बट उसको मैं अलग पढ़ाऊंगा एज ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये जो AS21 है ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाएगा, कवर्ड इन स्पेसिफिक चैप्टर, कवर्ड इन स्पेसिफिक चैप्टर, समझे? गॉट दिस पॉइंट? तो यहां पर हम 23 27 के बारे में बात करेंगे, जो चैप्टर पढ़ाऊंगा। जब मैं AS पढ़ाऊंगा तो 23 27 ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। एक लास्ट चैप्टर है, पॉइंट नंबर H, लिखिए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क या फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक थ्योरी चैप्टर है जो एकदम लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा। थ्योरी चैप्टर है, एकदम सिंपल है। जब लास्ट में, जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब इस चैप्टर को करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में इसको कराने से कोई फायदा नहीं है। स्टार्टिंग में कराऊंगा तो आप बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली कवर होगा ड्यूरिंग व्हेन आई विल डू सम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये चैप्टर बड़ा आसान हो जाएगा अंत में, ठीक है। तो दिस इज द कंटेंट, ये आपका एक कंटेंट हो गया, समझे? तो आप देखिए, पहले मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता दिया, अब हम AS से स्टार्ट करेंगे। मींस मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी क्योंकि चैप्टर नहीं लेते हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ कि AS क्या होता है। लेकिन आप देखो लगभग सिलेबस देखो, अगर मैं स्पेसिफिक चैप्टर भी ले लूं, अमालगमेशन ले लूं, CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट ले लूं और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 3 चैप्टर तो बेस्ड ऑन AS ही है। इसका मतलब मोरलेस अगर स्पेसिफिक चैप्टर 3 चैप्टर भी AS में डाल दे तो 70 to 80% कंटेंट AS का ही है। बाकी जो चैप्टर्स है जो नॉट बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसका कवरेज कम ही होने वाला है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं पूरा सिलेबस इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको स्ट्रांग होना है। नाउ इन द ओल्ड स्कीम ऑफ ये इंटर, वहां पे क्या था, अकाउंटिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग। तो वहां पे क्या करते थे, बहुत सारे चैप्टर थे जिसमें से अब बहुत सारे चैप्टर्स ये फाउंडेशन में इंक्लूड कर दिए गए। तो यहाँ पर ना ओनली हम वही चैप्टर्स पढ़ रहे हैं जो कंपनी रिलेटेड है, जो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अंडरस्टूड? यस सर। जो वेरी फंडामेंटल चैप्टर्स होते हैं, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, वो सब अब आपने फाउंडेशन में कर लिया। पहले वो CA इंटर में होता था, अब उसको कहां पे इंक्लूड कर दिया गया है, CA फाउंडेशन में। अंडरस्टूड? तो आपका बेस स्ट्रांग है, आप सब CA फाउंडेशन में करके आए हो, अब हमें उसको आगे बढ़ाना है फॉर कंपनीज। ओके सर? यस सर। नाउ विल स्टार्ट विद AS2। हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो AS2 होगा, हम AS2 से स्टार्ट करेंगे। सर आप AS1 से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं? वो तो मुझे देखना है ना कौन से चैप्टर से मैं स्टार्ट करूंगा। तो मेरा एक प्रोसेस है पढ़ाने का। देखिए अचानक से मैं आपको कुछ पढ़ाने स्टार्ट कर दूं, AS के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लग जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जिससे जो मुझे लगता है आपको आसानी समझ में आएगा। तो AS2 इज फॉर इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज तो आप बचपन में मतलब CA फाउंडेशन पढ़ के आए हो, तो कुछ ना कुछ हद तक वो रिलेटेड है। अब फर्स्ट CA फाउंडेशन एक इन्वेंट्री चैप्टर हुआ करता तो उससे रिलेटेड है, इसलिए यहां पर हम किसके लिए सबसे पहले एक चैप्टर लेंगे AS2 जो आपको आसान से समझ में आ जाए, और धीरे 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 हम अपना लेवल बढ़ाएंगे। करेक्ट? बट AS2 स्टार्ट करने के लिए मुझे आपको कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बताना होगा। बट इस चैप्टर को ना सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन बात बताऊंगा, एप्लीकेबिलिटी अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी एप्लीकेबिलिटी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं है।
जब मुझे लगेगा कि हाँ अब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा समझ चुके हो, मतलब सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कवर कर चुके हो, तब मैं एप्लीकेबिलिटी में आऊंगा। करेक्ट। तो अभी बस मुझे ये बताना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है। तो कमिंग टू, अगर आप चैप्टर नंबर वन में आओ, देखिए चैप्टर नंबर 1 का सबसे पहला पार्ट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर नथिंग बट अ रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ये एक लिखित पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। पॉलिसी मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग पॉलिसी। ऑफ कोर्स यहां पर हम अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिस इज अ रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट। कौन इसको इशू करेगा? गवर्नमेंट। issued by the government with the support of other regulatory bodies. Other regulatory bodies means what? Ministry of Corporate Affairs, etc. Correct. So it is issued by the government with the support of MCA. इसको हम accounting standard बोलते हैं। Accounting standard is nothing but an accounting policy document. Now sir, accounting policy क्या होता है? देखिए there are many transaction event. अब देखिए हर ट्रांजेक्शन के लिए हम एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। अगर एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होगा तो कहने से हर एंटिटी अपना अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लगाएंगी। तो उसके कारण क्या होगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना रहे हैं फॉर आवर रिपोर्टिंग पर्पस मींस उसको हमें रिपोर्ट करना पड़ता है टू द कंसर्न्ड ऑथराइज डिपार्टमेंट। तो जब हम रिपोर्टिंग पर्पस के लिए अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कहने से वो कंपेरेबल नहीं होगा। मतलब एक एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरे एंटिटी से हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग पॉलिसी होना चाहिए हर ट्रांजैक्शन और इवेंट के लिए, ताकि हर एंटिटी एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करे और उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल हो फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी। समझे इस बात को? मींस अगर देखिए व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या? टू एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर पाए। करेक्ट। किससे? फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी। अगर डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा तो हर एंटिटी अपने हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगी, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। गॉट दिस पॉइंट? टू इंप्रूव द रियलाबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑफकोर्स कहने से जब एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी है और सब एंटिटी वही फॉलो कर रही है तो उसका रियलाबिलिटी बढ़ जाता है। दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल गिव मोर ट्रू एंड फेयर व्यू। करेक्ट। मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं वो हमेशा ट्रू एंड फेयर व्यू देगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ओके सर। टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी, वैल्यूएशन नॉर्म एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। कि भाई उन्होंने एक स्टैंडर्ड तरीके से क्या दे दिया? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दे दिया। करेक्ट। देन वैल्यूएशन नॉर्म, किस अमाउंट में उसको वैल्यू करना चाहिए वो भी दे दिया, और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए वो भी एक स्टैंडर्ड तरीके से दे दिया, और हर एंटिटी वही फॉलो कर रही है। तो दिस बिकम द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। करेक्ट। मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन बातों का ध्यान रखती है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद व्हाट पॉइंट्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन इवेंट, हाउ टू रिकॉग्नाइज अ ट्रांजैक्शन इवेंट, उस ट्रांजैक्शन इवेंट को कैसे रिकॉर्ड करें उसके बारे में बताएगी। मेजरमेंट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इवेंट, कि उस ट्रांजैक्शन इवेंट को किस अमाउंट में मेजर करना चाहिए, किस अमाउंट में मेजर करना चाहिए वो भी एएस बताएंगी। प्रेजेंटेशन ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इवेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउ टू प्रेजेंट, आप किस तरह से उस आइटम्स को प्रेजेंट करोगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगी। एंड व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे। तो सारा चीज तो एएस के हिसाब से कर रहे हैं। मींस मैं अगर आपको एक सिंपल बात बताऊं कि जो बचपन में आपने एक एंट्री पास किया था क्रेडिट सेल्स, डेटर अकाउंट, डेबिट सेल्स, वो भी आपने एएस के हिसाब से ही पास किया है, लेकिन आपको उस समय बताया नहीं गया था कि भाई कौन से एएस के हिसाब से और ये जर्नल एंट्री आप क्यों कर रहे हो उस एएस के हिसाब से। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। समझे? यस सर। तो ये हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद द फॉलोइंग इश्यूज, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन इवेंट, then measurement of this transaction event,
देन प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट हो और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। करेक्ट? यस सर। नाउ व्हाट एडवांटेज, एडवांटेज क्या है कि एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें दिया जा रहा है, तो स्टैंडर्ड रिड्यूस टू ए रीजनेबल एक्सटेंट और एलिमिनेट ऑल टुगेदर कंफ्यूजन वेरिएशन इन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यूज्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा तो बहुत सारा कंफ्यूजन होगा कि कौन सा ट्रीटमेंट करे, तो वो उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट दे दिया कि भाई आपको यही करना चाहिए। ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल डिस्क्लोजर, अब एएस बताती है कि ये बातों को आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। ये भी एडवांटेज है कि हमें कैसे पता जाएगा कौन कौन सी बातों को डिस्क्लोजर करना है और कौन कौन सी बातों को डिस्क्लोजर नहीं करना है। तो सारा डिस्क्लोजर एएस बताती है। अब क्या क्या डिस्क्लोजर वो हम पढ़ने वाले हैं। अभी जैसे एएस2 पढ़ेंगे तो इन्वेंट्री में लिखा हुआ है, एएस2 में लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री के लिए कौन कौन से बातों को आपको डिस्क्लोजर, किन किन बातों का आपको डिस्क्लोजर देना है। देन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी हम बता चुके हैं कि भाई एडवांटेज क्या है कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरे एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर सकते हो। तो इट फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट कंपनी सिचुएटेड एट डिफरेंट प्लेस, चलेगा। ये आपका एडवांटेज हो गया। करेक्ट? देखिए एक वर्ड दिया हुआ है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सर ये क्या होता है जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल? देखिए जो सबको एक्सेप्टेबल है वो जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग पॉलिसी हो जाता है। तो एएस इज नथिंग बट जनरली एक्सेप्ट, उसको कहां से डिराइव किया गया है? जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग पॉलिसी से डिराइव किया गया है। करेक्ट? तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिफर्स टू ए कॉमन सेट ऑफ accepted accounting principle, standard and procedure that business reporting entity must follow when it prepare and present a financial statement। means जो सबको acceptable है वो हो गया generally acceptable accounting practice। understood? yes sir। अभी हम इतना ही करेंगे, अभी और आगे बात नहीं करेंगे। मतलब ये चैप्टर को मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा एट द एंड, फिर से मैं आपको सब बातें बताऊंगा। अभी बस मैंने एक शुरू में इंट्रोडक्शन दे दिया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है। बस आपको ये देखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड is a written policy document issued by the government और हमें उसको अपनाना है इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्लाई करना पड़ेगा विद द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। गॉट दिस पॉइंट? यस सर। अभी देखिए और भी बात है, डिसएडवांटेज, एप्लीकेबिलिटी। लेकिन डिसएडवांटेज अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी आपको एएस का नॉलेज ही नहीं है, तो मैं क्या बता दूं। अभी तो मैं जो बताऊंगा एक रट्टाफिकेशन के हिसाब से हो जाएगा। वापस से इस चैप्टर में आएंगे फिर देखेंगे किसको किसको एएस एप्लीकेबल है, किसको किसको एएस एप्लीकेबल नहीं है, कौन कौन सा एएस एप्लीकेबल है, कौन कौन सा एएस एप्लीकेबल नहीं, सब बातें करना है बट अभी नहीं करेंगे। गॉट दिस पॉइंट? तो दिस चैप्टर विल बी डन वंस ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल बी कंप्लीटेड। तो आज हम अपना पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करें जो कि एएस2 है। एएस2 का टाइटल क्या हुआ? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ओके सर, ओके सर। तो विच एएस वी आर डूइंग? एएस2, उसका टाइटल क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री? देखिए जब मैं इन्वेंट्री बोलता हूं तो आपको लगता है कि इन्वेंट्री इज क्लोजिंग स्टॉक। देखिए क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट ए करेक्ट टर्म। अब ऑफकोर्स हम क्लोजिंग स्टॉक अपने बचपन वाले अकाउंट, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो हम लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। बट स्टॉक इज ए जनरल टर्म। स्टॉक एक जनरल टर्म है, उसका डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइटम्स। जब आप ग्रुप ऑफ आइटम्स देखते हो तो उसको हम स्टॉक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी मेरे क्लासरूम में फर्नीचर पड़ा हुआ है, तो ये फर्नीचर मेरा इन्वेंट्री तो नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स मैं ये बोल सकता था स्टॉक ऑफ माई फर्नीचर। तो स्टॉक ऑफ फर्नीचर इज नॉट माई इन्वेंट्री, समझे ना? तो स्टॉक इज ए जनरल टर्म जिसको यूज किया जाता है हमारे ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में, बट इन्वेंट्रीज इज द करेक्ट टर्म। जब मैं क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात कर रहा, जो आपने बचपन में पढ़ा था वो इन्वेंट्री है। करेक्ट? उसको बचपन में, मतलब जब आप सीए फाउंडेशन लेवल या सी 11th क्लास और 12th क्लास में तो आपको क्लोजिंग स्टॉक करके बताया स्टॉक, तो ऐसा लगता था कि स्टॉक इन्वेंट्री होता है, बट स्टॉक को जनरल टर्म के हिसाब से कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। करेक्ट? तो अब से हम इसको स्टॉक नहीं बोलेंगे, हाँ अब बोलेंगे स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज, स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज, ये करेक्ट टर्म है। तो इन्वेंट्रीज क्या है? तो चैप्टर का नाम स्टॉक नहीं है, चैप्टर का नाम वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक नहीं है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्रीज? तो इन्वेंट्रीज आर एसेट। ऑफ कोर्स इन्वेंट्री एक एसेट है। ऑफ कोर्स आप इन्वेंट्री को कहां दिखाते? बैलेंस में दिखाते।
मीन्स जब भी मैं एसेट बोलता हूं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं बोलता हूं बैलेंस शीट, अगर मैं बोलता हूं बैलेंस शीट, करेक्ट, तो बैलेंस शीट आपने बचपन में बनाया होगा ऐसे, करेक्ट। यहां पे हम लिखते हैं सारा एसेट और यहां पे लिखते हैं हम इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी मीन्स कैपिटल, तो कैपिटल एंड लायबिलिटी भी आप लिख सकते हो, करेक्ट। तो यहां लिख दिया कैपिटल, या आप लिख लो इक्विटी, और फिर लिखा लायबिलिटी, और फिर लिखा एसेट, करेक्ट। तो यहां पर आप जो भी लिख रहे हो वो आपका एसेट हो गया। तो अगर आपको याद है तो यहां पर आप इन्वेंट्री लिखते थे, तो इन्वेंट्री सारा एसेट, इन्वेंट्री सारा एसेट ही ना, तो करेक्ट है, अंडरस्टूड। अब जब आप पीएल अकाउंट बनाते हो, जब आप बोलते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम अभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलेंगे, ऑफकोर्स अभी तो हम बनाएंगे वर्टिकल फॉर्मेट में, लेकिन बचपन में आपने एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बनाया था, करेक्ट। तो यहां पे लिखते हैं इनकम, यहां पे आपने लिखा इनकम, और यहां पे लिखा एक्सपेंस, करेक्ट। तो यहां पे जो आता है वो सारा इनकम होता है, यहां जो आता है सारा एक्सपेंस होता है। तो देयर आर एक्चुअली 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 5 एलिमेंट क्या क्या है मुझे बताओ, 5 एलिमेंट क्या क्या है? देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 5 एलिमेंट्स। तो हम मैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहा हूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉमनली बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। तो देयर आर 5 एलिमेंट्स। मुझे बताओ 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है बताओ, करेक्ट। ये है क्या क्या? पहला इक्विटी, इक्विटी को आप कैपिटल भी बोल सकते हो, कैपिटल, करेक्ट। सेकंड है लायबिलिटी, देन एसेट, then income, and then expense. These are the 5 elements of financial statement, correct? हाँ, इसे आप रिकॉर्ड करते हो कहां पर? बैलेंस शीट में। इसे आप रिकॉर्ड करते हो बैलेंस शीट में, एम आई राइट? तो बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा? आपका कैपिटल आएगा, लायबिलिटी आएगा, एसेट आएगा, यस सर। और इनकम एंड एक्सपेंस कहां जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एसओपीएल मतलब क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये यहां जाएगा। दिस आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, करेक्ट। अब मुझे बताओ, जो भी हम एलिमेंट्स है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड मींस जर्नल। तो सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं, फिर हम लेजर अकाउंट बनाते हैं, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फ्रॉम ट्रायल बैलेंस वी प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट, दैट इज बैलेंस शीट एंड एसओपीएल। ये तो सब पढ़ के आए हो। तो मुझे बताओ, इसे तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब रिकॉर्ड करने का आपने रूल्स पढ़ा है, व्हाट इज द रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग? मैं अब आपका रिवाइज करा रहा हूं। तो अभी हमने AS2 स्टार्ट करना था, लेकिन थोड़ा सा बेसिक्स में आ गया, क्योंकि मैं आपको साथ साथ में फाउंडेशन का जो बेसिस आपने बेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा है, उसको भी मैं यहाँ पर आपको उसके लिए भी कुछ उसका रिवीजन करते रहूंगा, ताकि आपको सब याद आ जाए कि आपने क्या क्या पढ़ा था, करेक्ट। तो हमने रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग किया, रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग, ओके सर। तो आपको एक दिया गया गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, याद है? आपको बताया गया गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, चलेगा? तो व्हाट इज द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट ना, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट के लिए, ये समझने के लिए पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बचपन में बताया गया कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट को समझने के लिए आपको बताया गया कि अकाउंट्स आर एक्चुअली ऑफ 2 टाइप। समझे, याद आ रहा है? तो अकाउंट्स आर ऑफ 2 टाइप। वन इज पर्सनल अकाउंट, वन इज पर्सनल अकाउंट, जो मैं लिख रहा हूं सब लिखना है आपको, पर्सनल अकाउंट, करेक्ट। एंड वन इज इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, करेक्ट ना। पर्सनल अकाउंट या तो रिप्रेजेंट करेगा नेचुरल पर्सन को, या आर्टिफिशियल पर्सन को, या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को, याद आ रहा है? तो पर्सनल अकाउंट मींस इट रिलेट टू आइदर नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन मींस कोई भी पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम अकाउंट, मिस्टर श्याम अकाउंट, मिस्टर एक्स अकाउंट, मिस्टर वाई अकाउंट, ये क्या हो गया? नेचुरल पर्सन अकाउंट, ठीक है। सेकेंड, इट विल ऑल्सो रिप्रेजेंट आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन,
फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इज अ कंपनी, तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई फर्म, तो ये एक पार्टनरशिप फर्म है, ये भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. करेक्ट. बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. करेक्ट. तो पर्सनल अकाउंट विल आल्सो इंक्लूड आर्टिफिशियल पर्सन. करेक्ट. एंड लास्ट में एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. ना रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब क्या होता है कि जब हम एक अकाउंट ओपन करते हैं विच रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ पर्सन टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे इंप्लॉय है. इंप्लॉय मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर एफ, मिस्टर जी, मिस्टर एच, मिस्टर आई. तो इतने सारे अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे हमें. तो फर्स्ट सिंप्लीफाइंग द अकाउंट हम क्या करते हैं, हम इतने सारे अकाउंट नहीं ओपन करते, हम एक अकाउंट बना देते हैं सैलरी पेएबल अकाउंट. बट इस सैलरी किसको पे करना है, हमें ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को पे करना है, जो कि है तो नेचुरल पर्सन. तो हमने नेचुरल पर्सन का इंडिविजुअल अकाउंट नहीं खोला, अपने अकाउंट को सिंप्लीफाई करने के लिए उस सारे एम्प्लॉय को इकट्ठा एक अकाउंट में डाल दिया जिसका नाम है सैलरी पेएबल अकाउंट. तो सैलरी पेएबल अकाउंट इज अ example of representative person account. Correct. So that become a representative person account. So for example salary payable account, या आप बोल सकते हो रेंट रिसीवेबल अकाउंट. मैंने एक रेंट रिसीवेबल अकाउंट बता दिया. रिसीवेबल अकाउंट मींस क्या हो सकता है कि आपने अपना प्रॉपर्टी रेंट में दिया है बहुत सारे टेनेंट को. करेक्ट ना. हो सकता है टेनेंट 1, टेनेंट 2, टेनेंट 3, टेनेंट 4, सबसे आपको रेंट मिलने वाला है. करेक्ट. तो अब इतना सारा अकाउंट खोलना पड़ेगा. टेनेंट 1 अकाउंट, टेनेंट 2 अकाउंट, टेनेंट 3 अकाउंट. तो आपने छोड़ो, जमेला छोड़ो, आपने उसको ग्रुप कर दिया और एक अकाउंट खोल दिया रेंट रिसीवेबल अकाउंट. करेक्ट. तो दैट मींस रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पर्सन. करेक्ट. सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं कि हमारे पास बहुत सारा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, मेरा सब जगह अकाउंट खुला हुआ है, तो मेरे को हर अकाउंट बनाना पड़ेगा. तो हम बोलते हैं हर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, इकट्ठा अकाउंट बना बैंक अकाउंट. तो बैंक अकाउंट रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ आर्टिफिशियल बैंक. जो इतने सारे बैंक थे उसको एक अकाउंट बना दिया बैंक अकाउंट, तो इट रिप्रेजेंट मेनी बैंक्स. करेक्ट. यस सर. सिमिलरली डेटर अकाउंट, अगर मैं बोलूं डेटर अकाउंट, तो डेटर अकाउंट इंक्लूड मेनी डेटर्स. क्रेडिटर अकाउंट रिप्रेजेंट मेनी क्रेडिटर्स. समझे. ये सब आपका हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. करेक्ट. गॉट दिस पॉइंट. यस सर. ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट. तो सर इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है. इम्पर्सनल अकाउंट दो प्रकार के होते हैं. एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट. करेक्ट. ना रियल अकाउंट मतलब क्या हुआ. रियल अकाउंट मीन्स व्हाट, ऑल एसेट, जितना भी एसेट है उसको हम रियल अकाउंट बोलते हैं. बट एक्सेप्ट डेट. डेट मीन्स व्हाट, रिसीवेबल. अगर आपको कोई अमाउंट किसी से मिलने वाला है उसको हम बोलते हैं रिसीवेबल. करेक्ट. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल डेटर. अब डेटर इज एन अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम सम अदर पार्टी, तो वो आपका पर्सनल अकाउंट है. हालांकि वो एसेट ही है बट वो आपका पर्सनल अकाउंट है, तो उसको हम बोलेंगे रियल अकाउंट. उसको हम क्या बोलेंगे, रियल अकाउंट. देखो ये मैं रिवाइज करवा रहा हूं आपको, ये सिर्फ जो बातें आपने कहा कि ये सीए फाउंडेशन में, वो मैं रिवाइज करवा रहा हूं. तो ऑफकोर्स ये रिसीवेबल क्या होता है, पेएबल क्या होता है, सब आप पढ़ के आए हो, तो ये मत समझना कि मैं फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं एकदम बेस से. करेक्ट. ये सिर्फ एक रिवीजन कर रहा हूं. ओके सर. तो ऑल एसेट एक्सेप्ट डेट. तो अगर कोई डेट है मीन्स कोई रिसीवेबल अकाउंट है, वो आपका पर्सनल अकाउंट होगा. उसके अलावा जितने भी एसेट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. करेक्ट. पीपी, जिसको हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं. करेक्ट. तो वो आपका क्या है, रियल अकाउंट है. अंडरस्टूड. इनटेंजिबल एसेट, जितने भी इनटेंजिबल एसेट है वो भी आपके क्या है, रियल अकाउंट है. गॉट दिस पॉइंट. इन्वेंट्री भी आपका एसेट, अभी हम कर रहे थे ना इन्वेंट्री, तो वो भी आपका रियल अकाउंट है. अंडरस्टूड. करेक्ट. कुछ एग्जांपल दे रहे हैं. नॉमिनल अकाउंट मींस व्हाट, ऑल इनकम
and expense, all expense, all expense, all income and all expense are what? Nominal account. जितना भी इनकम है, जितना भी एक्सपेंस है, वो सब नॉमिनल अकाउंट है, करेक्ट ना। जब मैं इनकम बोलता हूं, इनकम इंक्लूड गेन्स। अब गेन्स को अलग से बोलने की जरूरत नहीं, बचपन में बोलते थे इनकम एंड गेन्स, बट इनकम इंक्लूड व्हाट? गेन्स, एंड एक्सपेंस इंक्लूड लॉस। जब मैं एक्सपेंस बोलता हूं, दैट इज ऑलरेडी इंक्लूसिव लॉस, तो अलग से लॉस बोलने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड। क्योंकि देखिए, आप जब पीएल अकाउंट बनाते हो तो वहां पे ये इनकम एक्सपेंस है, ये 5 आइटम है, तो इनकम इंक्लूड गेन्स, एक्सपेंस इंक्लूड लॉस, गॉट दिस फाइन। तो ऑल इनकम, ऑल एक्सपेंस आर नॉमिनल अकाउंट। ये आपका हो गया पूरा, क्या हो गया? अकाउंट, जिसके ऊपर आपका गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, जो आपको रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए दिया गया था। क्या मुझे बताओगे, क्या आपने पढ़ा था बचपन में? तो अब हम देख रहे हैं व्हाट वाज आवर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स क्या था मुझे बताइए। सबसे पहले हमने देखा किसके लिए? पर्सनल अकाउंट का। तो मुझे बताओ, पर्सनल अकाउंट का आपका रूल्स क्या था? डेबिट आप कब करते थे? डेबिट, बोले डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे? जब भी आप जर्नल एंट्री पास करते, एक अकाउंट को डेबिट करोगे, दूसरे अकाउंट क्रेडिट करोगे, तो क्या बोलते? डेबिट द रिसीबल, कि वो पर्सन जो रिसीव कर रहा है उसको हम डेबिट करते हैं, करेक्ट? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, अंडरस्टूड। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये आपका एक सिंपल रूल्स था, याद आ रहा है बचपन में? यही पढ़ा था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ना डेबिट द रिसीवर किससे? डेबिट रिसीवर किससे रिसीव किया? फ्रॉम बिजनेस, मींस फ्रॉम बिजनेस। तो जिसका आप अकाउंटिंग कर रहे हो उससे रिसीव किया है। बिजनेस मींस यहां पे एंटिटी, अब एंटिटी ही तो बिजनेस कर रहा है ना, तो बिजनेस से मैं बोल रहा हूं तो ये एक्चुअली एंटिटी हो गया। तो अगर सपोज मैं अकाउंट बना रहा हूं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का, तो डेबिट रिसीव फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जो रिसीव किया रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कुछ भी, उसको हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट गिवर टू व्हाट? टू बिजनेस। तो जो बिजनेस को कुछ दे रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे, जो बिजनेस को कुछ दे रहा है उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्रेडिट, डेबिट रिसीवेबल फ्रॉम बिजनेस, क्रेडिट गिवर टू बिजनेस, करेक्ट। फिर मुझे बताइए, नॉमिनल अकाउंट या पहले रियल अकाउंट का क्या रूल्स है? व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट, बताओ। रियल अकाउंट का रूल्स क्या है? कि डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, करेक्ट। डेबिट व्हाट कम्स इन, कम्स इन वेयर? कम्स इन बिजनेस, कि जो भी बिजनेस में आ रहा है, जो एसेट बिजनेस में आ रहा है उसको हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, करेक्ट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस, एंड क्रेडिट what goes out, what goes out from business, from business, understood। ये रियल अकाउंट हो गया। now coming to nominal account, what is the rule of nominal account, बताइए। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंस को डेबिट करना है। एक्सपेंस इंक्लूड लॉस, अब मैं जब भी एक्सपेंस बोलूंगा वो एक्सपेंस इंक्लूड करेगा लॉस को भी, अलग से लॉस बोलने की जरूरत नहीं है। डेबिट ऑल एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, ऑल एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, करेक्ट। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स ऑफ बिजनेस, जितना भी इनकम है उसको क्रेडिट कर दीजिए। ये रूल्स है, रूल्स इतना ही है, करेक्ट। गॉट दिस पॉइंट? मेरी बात समझे? यस सर, करेक्ट। एनी डाउट? नो डाउट? यस सर, यस सर। ना इतना समझ में आ गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ यू नीड टू अप्लाई दिस रूल टू फ्रेम एनी जर्नल एंट्री। बट मैं क्या चाहूंगा कि गोल्डन रूल्स ऑफकोर्स आपको पता होना चाहिए। गोल्डन रूल
किसी भी अकाउंटेंट, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को गोल्डन रूल्स पता होना चाहिए, लेकिन गोल्डन रूल्स के बहुत सारे लिमिटेशंस है। मींस हर ट्रांजेक्शंस में हो सकता है ये गोल्डन रूल्स ना लगे, तो कभी कभी क्या करते हैं हम रट्टाफिकेशन कर लेते हैं। तो आई विल सजेस्ट डोंट अप्लाई गोल्डन रूल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एनी जर्नल एंट्री। मैं आपको एक और रूल्स दूंगा, हो सकता है आपने वो फाउंडेशन में पढ़ा हो। किसने किसने मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा है? मैं मॉडर्न रूल्स में उन्होंने कुछ अलग रूल, मतलब कुछ एक अलग तरीका का रूल्स है जिससे भी सेम जर्नल एंट्री आएगा, बट मॉडर्न रूल से क्या होगा, आपका सारा ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग हो जाएगा और उसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। दैट इज मोर साइंटिफिक टू अंडरस्टैंड एनी जर्नल एंट्री। तो आई विल सजेस्ट कि ये गोल्डन रूल्स आपको पता होना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट दो प्रकार के हो गए, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, करेक्ट ना, ये सब पता होना चाहिए। ये डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम, ये पता होना चाहिए। लेकिन आप लगाओ क्या, एक दूसरा अप्रोच है जिसको हम बोलते हैं, यहां हमने क्या लिखा, गोल्डन रूल्स लिखा, तो इसको लिख लो पॉइंट नंबर 1 गोल्डन रूल्स, करेक्ट। इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या बोलते हैं हम? ट्रेडिशनल अप्रोच है ये। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में पुराना अप्रोच है, अब तो हम मॉडर्न बन चुके हैं ना, तो मॉडर्न अप्रोच लगाते हैं, इसलिए हम बोल देंगे मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 लिखिए मॉडर्न रूल्स। मुझे बताइए किसने किसने मॉडर्न रूल्स पढ़ा है? अगर आपको याद है, आपके टीचर ने बोला होगा अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, तो हो सकता है आपने पढ़ा और भूल चुके हो, या आपको याद भी हो। याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद तो मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये सब फ्री सेवा है, ये फाउंडेशन का बेस दे रहा हूं ताकि यहां पे कुछ दिक्कत ना आए। ठीक है, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसे हम बोलते हैं, ये डिराइव किया गया फ्रॉम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, करेक्ट ना। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या किया था बचपन में बताओ? एक आपको अकाउंटिंग दिया था, इक्विटी, इक्विटी इक्विटी मीन्स कैपिटल, इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसिड, याद आया? इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसिड, ये आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन दिया गया था ना। यहाँ इक्विटी एक्चुअली होता क्या है? इक्विटी मतलब होता है कैपिटल, जो आपने इनिशियली कैपिटल रिसीव किया फ्रॉम ऑनर। मींस कभी भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ऑनर कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। प्लस इन्हीं से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो कैपिटल प्लस प्रॉफिट या लॉस, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, इसको हम इक्विटी बोलते हैं, करेक्ट। तो इक्विटी बोल सकते हैं। इक्विटी को अगर हम इसका हम संधि विच्छेद करें तो आएगा इनिशियल कैपिटल प्लस प्रॉफिट और लॉस अर्नड और इनकम ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकम ड्यूरिंग द ईयर, करेक्ट, यस सर। और ये आपका हो गया प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसिड। अब प्रॉफिट लॉस क्या होता है? अगर देखो हम पीएल अकाउंट से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं, मींस ऑल इनकम माइनस ऑल एक्सपेंस इज प्रॉफिट लॉस। अगर इनकम इज मोर देन एक्सपेंस तो प्रॉफिट होगा, अगर इनकम इज लेस देन एक्सपेंस तो लॉस होगा। तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो कहने से हम प्रॉफिट और लॉस के बदले क्या लिख सकते हैं? हम इसको और इसका संधि विच्छेद करते तो बोलेंगे प्रॉफिट लॉस के बदले हम लिख देंगे प्लस इनकम एंड माइनस एक्सपेंस, करेक्ट ना। और यहां आ जाएगा प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसिड, करेक्ट, अंडरस्टूड, समझिए। अब अगर आपको इक्वेशन पता है तो जब माइनस को हम एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं, मींस अगर इस एक्सपेंस को हम यहां ट्रांसफर करें तो प्लस हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस इनकम इज इक्वल टू एसेट प्लस एक्सपेंस। ये आपका, और इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहां पर रूल्स क्या है कि जब भी कोई कैपिटल अकाउंट होगा, लायबिलिटी अकाउंट होगा या इनकम अकाउंट होगा, इसका हमेशा बैलेंस क्रेडिट आएगा।
ये हमेशा बैलेंस होता है इसका क्रेडिट, इसका डेबिट बैलेंस हो ही नहीं सकता, करेक्ट। सिमिलरली एसेट एंड एक्सपेंस का हमेशा बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा, ये हमेशा इसका बैलेंस डेबिट आएगा। मींस यहां से एक रूल्स डिराइव किया गया, समझे। रूल्स क्या है, बड़ा सिंपल रूल्स है। अब हमारा रूल्स क्या हो गया, मॉडर्न रूल्स क्या हुआ, मॉडर्न रूल्स इसे डिराइव किया गया है, मॉडर्न रूल्स फॉर जर्नल एंट्री। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई कैपिटल अकाउंट हो, अगर कोई कैपिटल अकाउंट हो या कोई लायबिलिटी अकाउंट हो या कोई इनकम अकाउंट हो, इनकम अकाउंट हो, इनका रूल्स क्या है कि एनी इंक्रीज इन सच अकाउंट, इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज विल बी क्रेडिटेड, क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट कर दो, डिक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट कर दो। अंडरस्टूड, वेरा सिंपल हो गया, चलेगा। हाँ, अगर कोई एसेट अकाउंट हो या कोई एक्सपेंस अकाउंट हो, कोई एक्सपेंस अकाउंट हो, अगर उसमें इंक्रीज हो रहा तो बताओ क्या करेंगे, इंक्रीज इन एसेट या इंक्रीज इन एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करेंगे, तो ये आपका डेबिट हो गया। अगर डिक्रीज हुआ तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ये क्रेडिट हो गया। अंडरस्टूड, मेरी बात समझे, अंडरस्टूड। इतना ही अभी समझना है, मैं इससे ज्यादा समझाने वाला नहीं हूं, मैं इससे ज्यादा समझाऊंगा नहीं। ये मैंने एक रिवीजन कर दिया कि भाई जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास दो तरह के रूल्स थे, एक था गोल्डन रूल्स, एक है मॉडर्न रूल्स। मेरे ख्याल से प्राय हर टीचर सी फाउंडेशन लेवल गोल्डन रूल्स करवाता है, अगर लेकिन आपने मॉडर्न रूल्स करके रखा तो बहुत अच्छी बात। अब हम सारा जर्नल एंट्री जब भी करेंगे तो मॉडर्न रूल्स के हिसाब से करेंगे, क्योंकि बहुत आसान होता है समझने के लिए। लेट अस टेक वन एग्जांपल। अगर मैं बोलता हूं एग्जांपल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, तो अब इसका जर्नल एंट्री आपको पता है, लेकिन एक बार चेक करते हैं कि मॉडर्न रूल्स के हिसाब से क्या हो रहा है एंड गोल्डन रूल्स के हिसाब से क्या हो रहा है। तो जब हमने जर्नल एंट्री किया इसका, तो हमारा क्या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स हुआ, ये जर्नल एंट्री तो पता ही है हमें, डेटर अकाउंट को डेबिट किया और सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। अब देखिए डेटर अकाउंट क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, एक पर्सनल अकाउंट है, करेक्ट। हमने इसको डेबिट क्यों किया, क्योंकि दिस डेटर इज रिसीविंग सम गुड्स फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि हमने उसको गुड्स बेचा है, तो दिस डेटर इज रिसीविंग सम गुड्स फ्रॉम अस, तो डेबिट द रिसीवेबल फ्रॉम बिजनेस। सेल्स, सेल्स क्या एक इनकम है, तो ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड बिकॉज नॉमिनल अकाउंट हो गया, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। तो समझे यहां पर डेबिट और क्रेडिट एज पर गोल्डन रूल्स हमने इसलिए किया, ये हमारा हो गया गोल्डन रूल्स, ये हमारा हो गया गोल्डन रूल्स। अगर इसमें मॉडर्न रूल्स लगाएंगे तो देखो कितना आसान हो जाए, डेटर एसेट है, डेटर इज एन एसेट, और यहां पे इंक्रीज हो रहा है डेटर, जब आप क्रेडिट सेल्स करोगे तो आपका डेटर इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड, और इनकम है सेल्स, तो इंक्रीज इन इनकम विल बी आल्सो क्रेडिटेड, इंक्रीज इन इनकम को आप क्रेडिट करोगे, तो इंक्रीज इन इनकम को आप क्रेडिट कर दिए। तो देखो आपका जो जर्नल एंट्री बना वो दोनों में सेम बना, पर सोचने का तरीका अलग अलग हो गया, सोचने का तरीका अलग अलग हो गया। एक और मैं एग्जांपल देता हूं, मेरी बात समझना, एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। सपोज बैड डेप्ट हुआ, आपने बैड डेप्ट का जर्नल एंट्री पढ़ा होगा बचपन में, बैड डेप्ट का जर्नल एंट्री पढ़ा होगा। अब बैड डेप्ट का जर्नल एंट्री क्या है, जर्नल एंट्री है बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू, मतलब पैसा आपको नहीं मिला, पैसा आपको नहीं मिला तो लॉस हो गया, किससे नहीं मिला, डेटर से नहीं मिला, तो आपने बोला बैड डेप्ट को डेबिट करो, जर्नल एंट्री आपको पता है, लेकिन जर्नल एंट्री को कैसे डिराइव किए वो मैं बताना चाह रहा हूं। अब मुझे बताओ गोल्डन रूल्स, आप गोल्डन रूल्स लगाओ, अब मुझे बताओ कि कैसे रूल बनाया, आप लगाओ, खुद सोचो गोल्डन रूल के हिसाब से। मैं ये बता देता हूं, बैड डेट एक एक्सपेंस है और डेटर एक पर्सनल अकाउंट है, डेटर एक पर्सनल अकाउंट है, तो रूल्स बनाओ। तो ऑफकोर्स ऑल एक्सपेंस विल बी डेबिटेड, ये तो सही हो गया, ऑल एक्सपेंस विल डेबिटेड, एंड पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब मुझे बताओ यहां पर डेटर
आपको कुछ दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा, वो तो पैसा नहीं दे रहा है। अंडरस्टूड? हमने क्या बोला, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर डेटर से आपको कुछ मिल ही रहा नहीं है, वो तो पैसा दे रहा नहीं, कुछ मिलने वाला था वो नहीं दे रहा है। मतलब यहां पर देखो फेल हो गया रूल्स। आपने ये जर्नल एंट्री किया होगा बट रूल फेल हो गया है। आप ये नहीं बोल सकते हो यहाँ डेटर को आपने क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि ही इज अ गिवर, बट क्या ही इज नॉट, एक्चुअली ही इज नॉट गिविंग अस एनीथिंग, ही इज नॉट गिविंग अस। अब यहाँ पे क्रेडिट क्यों कर दिया, ये आपको रटवाया गया है। अगर आपने गोल्डन रूल्स के हिसाब से किया तो आपको रटवाया गया है। इसलिए मैं बोलता हूं कि गोल्डन रूल्स का कुछ लिमिटेशंस है, कुछ लिमिटेशंस है। तो ठीक है, ट्रेडिशनल में, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग करते समय बचपन के समय आपको ये समझाया गया, लेकिन अब तो आप मॉडर्न हो चुके हो, तो देखो एक साइंटिफिक रूल्स करते हैं जहां से सारा ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अब देखो क्या ट्रांजेक्शन करेंगे मॉडर्न रूल्स में। मॉडर्न रूल्स के हिसाब से बताओ क्या होगा, ऑल एक्सपेंस, यहां पर आपका इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज इन एक्सपेंस विल डेबिटेड, और डेटर आपका एसेट है और उससे अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आपका वो लॉस हो गया, तो ये डिक्रीज इन डेटर हो गया। और डिक्रीज इन एसेट क्या करेंगे, चेक करो, एसेट में अगर डिक्रीज करते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो यहां पर रूल फेल नहीं हुआ, इसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, तो यहां पर आपका क्या हो गया, ये आपका एक्सपेंस, ये आपका डेबिट हुआ और यहां पर आपका क्रेडिट हुआ। तो ये रूल्स क्या हो गया आपका, सही लग गया और आपने सही जर्नल एंट्री किया। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपने कभी आपने अपने टीचर से पूछा नहीं, उन्होंने जर्नल एंट्री दे दिया, अब कैसे जर्नल एंट्री दिया, क्यों ये जर्नल एंट्री दिया, ये आपने कभी पूछा नहीं। ठीक है ना, अब मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। तो ये आपका मैंने एक क्या समझा दिया, एक आपको स्टार्टिंग में एक आपको क्या दे दिया, एक रिवीजन करवा दिया फॉर जर्नल एंट्रीज, ताकि धीरे 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 क्या करूंगा मैं, फाउंडेशन लेवल को थोड़ा थोड़ा रिवाइज कराऊंगा। वो पोर्शन जो यहां पे काम आएगा, सारा चैप्टर्स रिवाइज करवाने वाला नहीं, वो पोर्शन जो यहां पे काम आने वाला है। अंडरस्टूड? चलिए अब आते हैं चैप्टर में। अभी तक हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, अभी तक हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया। तो इन्वेंट्री सारा एसेट, इन्वेंट्री सारा एसेट, ये तो समझ में आ गया। विच आर हेल्ड फॉर थ्री पर्पस, विच आर हेल्ड फॉर थ्री पर्पस। ठीक है, नाउ जब भी मैं इन्वेंट्री बोलता हूं, जब भी मैं इन्वेंट्री बोलता हूं, करेक्ट, तो जब भी मैंने इन्वेंट्री बोला, तो इन्वेंट्री के लिए हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक होता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग। समझे मेरी बात को? अब देखिए, जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग होता है वो क्या करता है, परचेज करता है इन्वेंट्री को, सेल कर देता है। करेक्ट? तो जो परचेज करता है उसको हम बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। करेक्ट? स्टॉक इन ट्रेड, एंड कैन यू से दिस इज नथिंग बट हेल्ड फॉर सेल, इसको बेचने के लिए हमने खरीदा है। करेक्ट? अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि हम परचेज करते हैं रॉ मटेरियल, हम परचेज करते हैं रॉ मटेरियल और उसको कन्वर्ट करते हैं इन अ फिनिश गुड्स, और उस फिनिश गुड्स को बेचते हैं। सपोज, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सपोज मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है, तो मैंने खरीदा था ना कैलकुलेटर, मैं तो इसको प्रोड्यूस करूंगा, तो मैंने प्लास्टिक खरीदा और भी बहुत सारे रॉ मटेरियल्स में लगेंगे वो खरीदा, उससे मैंने ये कैलकुलेटर बनाया, तो कैलकुलेटर मेरा क्या हो गया, फिनिश गुड्स। और जो मैंने परचेज किया था इसको बनाने के लिए वो मेरा रॉ मटेरियल है। करेक्ट? तो यहां पर रॉ मटेरियल होता है और बनता क्या है, फिनिश गुड्स। समझे? अंडरस्टूड? करेक्ट? लेकिन कभी कभी क्या होता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि आपने रॉ मटेरियल लगा दिया प्रोडक्शन में, बट ईयर एंड में प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, आपने तो प्लास्टिक डाल दिया प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो जब डाल दिया और वो फिनिश गुड्स बना नहीं है, तो ना वो रॉ मटेरियल है ना वो फिनिश गुड्स है, वो बीच का है। करेक्ट? ना वो रॉ मटेरियल, प्लास्टिक डाल दिया प्रोडक्शन प्रोसेस में और अभी तक कैलकुलेटर बना नहीं, तो उसे बेच तो सकते नहीं और वो रॉ मटेरियल भी नहीं रहा क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में चला गया, तो उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसके बीच में आता है वर्क इन प्रोग्रेस, जिसे हम प्यार से बोलेंगे व्हाट, WIP। इसे हम प्यार से क्या बोलेंगे, WIP।
तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस, अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए है तो यहाँ पे आपके पास 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री है। पहला रॉ मटेरियल, फिर डब्ल्यूआईपी, फिर फिनिश गुड्स। बट अगर आप ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो, तो आपके पास सिर्फ एक तरह का इन्वेंट्री जिसको हम स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं, जिसको हम स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। आप पढ़ेंगे डेफिनेशन समझ में आएगा। तो इन्वेंट्रीज आर एसेट विच आर हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी मीन्स क्या होता है, जो एक रूटीन बिजनेस होता है, जो एक रूटीन बिजनेस होता है उसको हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बोलते हैं। करेक्ट, मीन्स रूटीनली आप ऐसा काम करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल रूटीनली मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो ये मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। पर कभी कभी क्या करता हूं कि कुछ शेयर्स खरीद लेता हूं, तो दैट इज नॉट माई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इक्विटी शेयर्स किसी कंपनी का खरीद लिया टू जनरेट सम प्रॉफिट, बट वो मेरा रूटीन सोर्स ऑफ एक्टिविटी नहीं है, तो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। बट क्लास में जब मैं पढ़ा रहा हूं तो ये मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो एनी एसेट विच आर हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वो मेरा इन्वेंट्री होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी मैं अपनी क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरे पास कैमरा है, अभी मैं कैमरा को यूज कर रहा हूं। देखिए हो सकता है कभी समय ऐसा आएगा कि कैमरा को मैं बेचूंगा, पर मुझे बता जो कैमरा मैं बेच रहा हूं वो मेरा क्या रूटीन एक्टिविटी से? नो, वो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। कैमरा खराब हो गया तो बेचूंगा ही, पर कैमरा को मैं बेचने के लिए नहीं खरीदा था, कैमरा को मैंने यूज करने के लिए खरीदा था। तो वो मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगा, इवन दो अगर आप उसको हेल्ड कर रहे फॉर सेल, बट दैट इज नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो मेरा इन्वेंटरी नहीं है। तो ये जो हम सेल कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। करेक्ट, हाँ। अभी ये समझ में आ गया कि अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा या नॉन मैन्युफैक्चरिंग होगा तो यहां पर ये हो गया फिनिश गुड्स, यहां पर हो गया ये स्टॉक इन ट्रेड। एसआईटी मतलब स्टॉक इन ट्रेड, समझे? यस सर। नाउ हेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन मींस इन्वेंटरीज आर आल्सो एसेट व्हिच आर हेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मींस आपने अपने प्रोडक्शन में उसको डाल दिया बट अभी तक फिनिश गुड्स नहीं बनाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डब्ल्यूआईपी। तो ये आ जाएगा डब्ल्यूआईपी। बट ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, नॉन मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा, नॉन मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा। करेक्ट। देन हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल or supplies to be consumed in the process of production of a rendering of services. Process of production of a rendering of services. Correct? Yes sir. मतलब जो भी आपने खरीदा है उसको आप कंज्यूम करोगे फॉर प्रोडक्शन पर्पस। मीन्स ये आपका रॉ मटेरियल है, ये आपका रॉ मटेरियल है और ये मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, नॉन मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा। करेक्ट। मीन्स मैं अगर साफ साफ शब्दों में बताऊं तो इन्वेंट्रीज कैन बी स्टॉक इन ट्रेड, finished good, WIP and raw material. Understood? Yes sir. Correct. So held in the form of material or supplies to be consumed in the process of production or rendering of services. अभी देखिए मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो अभी देखिए मेरे पास भी कुछ स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज है। फॉर एग्जांपल आप चेक करो, मैं जो माइक यूज कर रहा हूं उसमें ये बैटरीज लगता है, बैटरीज। तो मैंने बैटरीज खरीदा, इस बैटरी को कंज्यूम करूंगा इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अगर मैंने कंज्यूम कर ही लिया तो वो मेरा एक्सपेंस है, लेकिन अभी तो इसको यूज किया नहीं है, तो ये बैटरी भी तो मेरा इन्वेंट्री से ना। तो मैं इस बैटरी को क्यों खरीदा हूं? टू प्रोवाइड सर्विसेज, टू कंज्यूम दिस बैटरीज, टू प्रोवाइड सर्विसेज। समझे ना? तो ये बैटरी मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री है। समझे इस बात को? यस सर। तो ये आपका हो गया डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री। कैन यू रिपीट विथ मी? इन्वेंट्रीज आर एसेट which are held for sale in the ordinary course of business, correct, which are held in the process of production and which are held, which are in the form of material or supplies to be consumed in the production process of a rendering of services. Understood? Correct. Now अभी मैंने बोला इन्वेंट्रीज आर एसेट। सर ये एसेट का डेफिनेशन क्या है? तो मुझे आपको एसेट का डेफिनेशन बताना चाहिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट? अब एसेट को यहां पर डिफाइन नहीं किया गया है, एसेट का डेफिनेशन पढ़ेंगे जो हमने लास्ट चैप्टर मैंने आपको बताया था, फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां पर एसेट का डेफिनेशन दिया गया है। करेक्ट ना? तो ऑफ कोर्स वो चैप्टर मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, लेकिन उसकी बहुत सारी बातें मैं आपको जब समय होगा तब बता दूंगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट? मुझे बताइए एसेट का मतलब क्या? आपने तो पढ़ा होगा। तो एसेट का मतलब क्या है? लिखिए, एसेट आर रिसोर्स, करेक्ट,
assets are resource which are या which point number A, which are controlled by entity, which are controlled by the entity and which provide future economic benefit to entity. Correct? Means any resource which are under the control of entity and which provide future economic benefit to the entity. Correct? Now just try to understand. जब मैं बोलता फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, तो ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दो प्रकार से मिल सकते हैं. आइदर मेरा ये जो भी वो रिसोर्स है वो मेरा इनकम इंक्रीज करेगा, आइदर दैट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन इनकम, या तो मेरा इनकम इंक्रीज करेगा या वो मेरा एक्सपेंस को रिड्यूस करेगा. करेक्ट ना? या वो मेरा एक्सपेंस को रिड्यूस करेगा. वो मेरा एक्सपेंस को रिड्यूस कर रहा है तो दैट इज गिविंग मी सम बेनिफिट और नॉट? यस, बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है. तो या तो वो मेरा इनकम को इंक्रीज कर सकता है या तो वो मेरा एक्सपेंस को डिक्रीज कर सकता है. अंडरस्टूड? तो इट मींस इट इज गिविंग सम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. अंडरस्टूड? करेक्ट. एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दो प्रकार से मिल सकते हैं. या तो आप उस एसेट को यूज कर रहे हो या तो आप सेल कर रहे हो. या तो आप यूज करोगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैमरा को यूज कर फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस रिकॉर्ड करूंगा, उस क्लास को बेचूंगा तो मुझे इनकम जनरेट होगा. तो बाय या तो मैं उसको यूज कर रहा हूं या तो मैं उसको सेल करूंगा. दो प्रकार से मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है. तो आइदर बाय यूज और बाय सेल. अंडरस्टूड? करेक्ट. तो इस प्रकार से मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है. करेक्ट. और वो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए. देखिए कंट्रोल, यहां पर वर्ड लिखा है कंट्रोल, तो कंट्रोल वर्ड लिखा है मींस इवन दो द एसेट इज नॉट अंडर लीगल ओनरशिप, हो सकता है कि मेरा उसमें कोई ओनरशिप ना हो लेकिन वो मेरे कंट्रोल में हो सकता है. तो विच वर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट यहां पे? कंट्रोल. ओनरशिप इज नॉट इंपॉर्टेंट. हाँ, जब मैं उसका ऑनर हूं तो ऑटोमेटिकली मेरे कंट्रोल में आ गया. लेकिन बहुत बार क्या होता है कि वो एसेट मेरे ऑनरशिप में नहीं है लेकिन मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूं. करेक्ट है? फॉर एग्जांपल अगर आपने सुना होगा लीज्ड एसेट, तो लीज्ड एसेट में कोई ऑनरशिप नहीं होता लेकिन कंट्रोल होता है, तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसे न एसेट आएगा. मैंने एक एग्जांपल दिया, डिटेल डिस्कशन करेंगे AS 19 में. करेक्ट. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? कंट्रोल. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? ऑनरशिप इज नॉट इंपॉर्टेंट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल? कंट्रोल मींस व्हाट? कि एंटिटी has right to use or sell such item. Correct. And point number B, has a right to restrict other party to use it. मीन्स अगर मैं आपको मना कर सकता हूं इस एसेट को मत यूज करो, तो मेरा एसेट है और मैं उसको यूज कर सकता हूं, तो मेरे पास राइट है कि मैं उसको यूज कर सकता हूं. मैं आपको मना कर सकता हूं भाई आप मत यूज करो, तो ये मेरा एसेट है, तो इसका मतलब मेरे कंट्रोल में है. दैट एसेट इज अंडर माय कंट्रोल. अंडरस्टूड? करेक्ट. तो एसेट का मतलब डेफिनेशन भी समझ में आ गया. तो जब भी मैं अगर आपको एसेट बोलूं तो दो कंडीशन है, एक कंट्रोल एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. दो कंडीशन क्या क्या है? कंट्रोल एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. एनी डाउट? अब आते हैं इन्वेंट्री का डेफिनेशन में वापस से. तो इन्वेंट्रीज आर एसेट which are held for sale in the ordinary course of business, which are held in the process of production, which are held in the form of material supplies to be consumed in the process of production or rendering of services. Now AS2 का ऑब्जेक्टिव क्या है? AS2 का ऑब्जेक्टिव है फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की किस अमाउंट में, किस वैल्यू में इसको मेजर करें. करेक्ट. अंडरस्टूड? ना जब भी मैं वैल्यूएशन बोलता हूं, जब भी मैं वैल्यूएशन बोलूंगा तो अभी हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे हैं.
तो एक वैल्यूएशन होता है इनिशियल इनिशियल और एक होता है सब्सिक्वेंट, इनिशियल मतलब होता है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन द डेट ऑफ जब आपने उस इन्वेंट्री को एक्वायर किया, या हो सकता है ऑन द डेट ऑफ प्रोडक्शन जब आपने उसको प्रोड्यूस किया। करेक्ट, जब ट्रेडिंग है तो आप उसको एक्वायर कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग तो उसको आप प्रोड्यूस कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, करेक्ट ना। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, या मैं बोल सकता प्रोडक्शन, करेक्ट। और सब्सिक्वेंटली मतलब होता है ऑन या एट ईच रिपोर्टिंग डेट, एट ईच रिपोर्टिंग डेट का मतलब क्या होता है, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाओगे, बैलेंस शीट डेट में, मींस 31 मार्च में, तो इसको हम रिपोर्टिंग डेट को बैलेंस शीट डेट भी बोलते हैं, हम इसको बैलेंस शीट डेट भी बोलते हैं, करेक्ट। ओके सर, यस सर, तो बैलेंस शीट डेट। तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कब करते हैं, बैलेंस शीट डेट में। ओके, इनिशियल रिकॉग्निशन कब करते हैं, जब उसको आपने एक्वायर किया या मैन्युफैक्चर किया, उस दिन कौन से अमाउंट में उसको मेजर करेंगे, वैल्यू करेंगे, करेक्ट, यस सर। तो इनिशियल रिकॉग्निशन होता है कॉस्ट प्राइस में, इन्वेंट्री का इनिशियल रिकॉग्निशन होगा कॉस्ट प्राइस में, और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करते हैं हम कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसे हम प्यार से बोलेंगे एनआरबी, विच एवर इज लोअर। ये आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। इसका इनिशियली तो आपने मेजर कर दिया कॉस्ट प्राइस, बट एट ईच रिपोर्टिंग डेट में आपको क्या करना है, उस इन्वेंट्री का कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करना है उस इन्वेंट्री का नेट रियलाइजेबल वैल्यू से, जो दोनों में से कम है, उस अमाउंट में आप उसको मेजर करोगे, करेक्ट ना। ऑफ कोर्स दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन कंजर्वेटिज्म। अब बचपन में आपने कंजर्वेटिज्म पढ़ा, मुझे बताओ कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है, करेक्ट। अभी इनिशियली जब मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा ना, बड़ा प्यार प्यार से पढ़ाऊंगा। अभी देखिए एकदम अचानक से मैं सब चीज स्पीड से पढ़ा दूंगा ना, तो सब ऊपर से जाएगा। तो मैं आपको हर चीज का कारण दूंगा कि भाई ये क्यों किया जा रहा है। देखिए ये तो पता चल गया कॉस्ट प्राइस है ना, भी चलो ये तो कर लेंगे, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब आपको पता होगा तभी आप उसको रिटेन कर पाओगे, नहीं तो रिटेन नहीं कर पाओगे, करेक्ट। तो बेस्ड ऑन कंजर्वेटिज्म, अभी कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या होता है मुझे बताइए, ये आपने सीए फाउंडेशन पढ़ा है। तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि वी रिकॉग्नाइज ऑल एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, हम जितना भी हमारा एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, बट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी एक्सपेक्टेड इनकम, कि जो भी होने वाले इनकम है, जो इनकम हो सकता है उसको आज रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड, दिस इज अ वेरी आई विल से ब्रीफ डेफिनेशन, अभी डिटेल में आगे और बताऊंगा, करेक्ट। तो ये बोल सकता हूं कि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल सेज कि रिकॉग्नाइज मींस रिकॉर्ड, जब भी बोलता है रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम रिकॉर्ड करेंगे ऑल एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, बट हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे ऑल एक्सपेक्टेड इनकम, समझे। तो रिकॉग्नाइज ऑल एक्सपेक्टेड एक्सपेंस, अब एक्सपेंस इंक्लूड लॉस, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, समझे, यस सर। रिकॉग्नाइज ऑल एक्सपेक्टेड एक्सपेंस एंड डू नॉट रिकॉग्नाइज all expected इनकम, ये हमारा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है, गॉट दिस पॉइंट। और इस प्रिंसिपल के बेसिस में हमने ये वैल्यूएशन प्रिंसिपल सीखा। फॉर एग्जांपल देखिए कॉस्ट प्राइस सिचुएशन नंबर 1, मैं आपको 3 सिचुएशन देता हूं, क्या क्या सिचुएशन हो सकता है, करेक्ट, कि सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, कि आपका कॉस्ट प्राइस है इन्वेंट्री का 100, और एनआरबी मतलब किस प्राइस में आप सेल कर सकते हो उसको, अभी बेचा नहीं है लेकिन बेचोगे तो कितना में बेचोगे,
उसको हम एनआरबी बोलते हैं। तो बेचने से प्रॉफिट या लॉस होगा, करेक्ट ना। और आप बोल रहे हो कि आप बेचोगे 100 में, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तब इसका वैल्यू होगा 100। और यहां पे ना कोई गेन है ना लॉस है, ना कोई गेन है ना लॉस है, कोई गेन भी नहीं है कोई भी लॉस नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कॉस्ट प्राइस 100 है, एनआरबी 120 है, तो 120 में बेच सकते हो। तो इसका वैल्यूएशन करेंगे विच इज लोअर, लोअर कितना 100, क्यों? क्योंकि आप इस समय जो 20 रुपीज का गेन होने वाला है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। क्या रिकॉग्नाइज करोगे? नो बाबा नो, हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, यही तो हमारा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है। तो इसका वैल्यूएशन हुआ कितना? 100। और हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज नहीं किया, वही तो रिकॉग्नाइज नहीं किया ना। देखिए कुछ गेन को तो रिकॉग्नाइज करना ही नहीं है, वही तो बात है, अंडरस्टूड। लेकिन थर्ड केस में अगर बोलता हूं कि इट इज 100, लेकिन बेच सकते हैं 80 में, अब बेच सकते हैं, बेचा नहीं है, बेच सकते हैं, तो ये हमारा एक्सपेक्टेड लॉस मींस एक्सपेक्टेड एक्सपेंस हो गया, तो इसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो हम इन्वेंट्री को क्या करेंगे? 80 दिखाएंगे, मींस 100 में से उसको कितना राइट डाउन कर दिए, कितना कम कर दिए? हमने 20 रुपया कम कर दिया, और 20 रुपए का हम लॉस बुक कर देंगे, उस लॉस को हम प्रोवाइड कर देंगे। प्रोवाइड कर देंगे मतलब रिकॉग्नाइज कर देंगे। तो 20 रुपीज का लॉस को हम रिकॉग्नाइज कर देंगे, एंड दिस विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है, अंडरस्टूड। इसलिए वैल्यूएशन प्रिंसिपल दिया गया कॉस्ट प्राइस और एनआरबी व्हिचएवर लोअर, कॉस्ट प्राइस और एनआरबी व्हिचएवर लोअर। अब हमें यह देखना है कि सर हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस एंड हाउ टू डिटरमाइन एनआरबी, इसके ऊपर बात करना है, तो इसके ऊपर बात करेंगे, करेक्ट। बट आपको वैल्यूएशन प्रिंसिपल समझ में आया? तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ऑन रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट मींस व्हाट? बैलेंस शीट डेट। बैलेंस, जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो, बैलेंस शीट डेट मींस 31 मार्च, मींस हम हर 31 मार्च के बारे में बात करें, तो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरबी। अब हमें देखना है कि भाई हाउ टू फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करें, हाउ टू फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या हो गया? ये हो गया एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट। अब फिर देखेंगे फॉर फिनिश गुड्स, तो ये क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग, ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, करेक्ट। तो आपको स्टॉक इन ट्रेड का भी कॉस्ट प्राइस निकालना है, आपको फिनिश गुड्स का भी फिनिश गुड्स का भी आपको कॉस्ट प्राइस निकालना आना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? एक बार चलो देखते हैं बचपन में, करेक्ट। आपने बचपन में बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, बचपन में आपने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया बताओ? कि सपोज आपने परचेज किया, आपने परचेज किया, एक ही यूनिट परचेज किया है, आपने परचेज किया एक यूनिट, परचेज किया 100 रुपया में, ठीक है, 100 रुपया में परचेज किया, करेक्ट। तो आपने बोला परचेज अकाउंट को डेबिट कर दो ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर आपका जो कैरेज इनवर्ड का खर्चा था वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता था, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस को आप डेबिट करते थे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आप क्या करते थे? जितना भी कैरेज इनवर्ड है, जितना भी कैरेज इनवर्ड है, करेक्ट, उसको भी यहां पर लिखते थे, ठीक है। और कोई भी आपने वेजेस पे किया, फॉर एग्जांपल उस गुड्स को लोड करने का, अनलोड करने का ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, एक तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। लेकिन जब आप सपोज आपने कुछ भी गुड्स खरीदा तो उसको लोड करोगे, अनलोड करोगे, तो लेबर को कुछ ना कुछ पे करोगे, उसको हम वेजेस बोलते हैं। वो नथिंग बट लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस होता है। बट आप बचपन में लिखते थे वेजेस, तो मैं भी वेजेस लिख देता हूं। तो आपने और 20 रुपया वेजेस पे किया लेबर को, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो ये आपका हो गया ट्रेडिंग अकाउंट में। और सपोज इस एक यूनिट को अभी बेचा नहीं, तो सेल्स आपका जीरो है, सेल्स आपका जीरो है, करेक्ट। इसका मतलब जब बेचा नहीं तो वो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया, मतलब आपने खरीदा और उसको बेचा नहीं, तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक ही तो है। तो आप क्लोजिंग स्टॉक में क्या लिखते थे? आप क्लोजिंग स्टॉक में लिखते थे 130। इसका मतलब यही तो कॉस्ट प्राइस है, दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेंट्री। ये क्लोजिंग स्टॉक इज नथिंग बट स्टॉक इन ट्रेड का ये स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड है, जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 130। यही हमें निकालना है यहां पर, कि 130 कैसे निकाले वही चेक करना है। तो मैं ये बोलूंगा कि परचेज प्राइस, परचेज प्राइस, परचेज प्राइस में ऐड कर दो ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इन प्रेजेंट लोकेशन।
उस लोकेशन में लाने तक का जितना भी खर्चा ऐड कर दो। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट में कैरेज आउटवर्ड नहीं आता था, मींस कोई भी सेलिंग एक्सपेंस या कोई भी एडमिन एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस नहीं आता था, क्योंकि उसको पीएल में चार्ज करते थे। इसका मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड नहीं होगा। तो यही चीज हमारे एएस2 में लिखा हुआ है, मींस जो हमने बचपन में पढ़ा वही मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन अब एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं, एक एएस के लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं कि भाई देखो आपने बचपन में जो पढ़ा था वो एएस के हिसाब से पढ़ा था। गॉट दिस पॉइंट? तो मुझे बताओ, अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है किसका, अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है किसका, स्टॉक इन ट्रेड का, तो आप पहले निकालोगे परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कितना, 100, उसमें ऐड कर दोगे ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंस टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इन प्रेजेंट लोकेशन, ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इन प्रेजेंट लोकेशन। चेक कर दे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो ये जो तीन है ना, दिस इज परचेज प्राइस। इस तीन आइटम को हम क्या बोलते हैं, परचेज प्राइस बोलते हैं। ये हमारा हो गया परचेज प्राइस। अब परचेज प्राइस कैसे निकालें, परचेज प्राइस निकालते हैं तो बोलते हैं इनवॉइस प्राइस माइनस एनी ट्रेड डिस्काउंट रिबेट, मींस जो भी हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है या कोई भी रिबेट मिला है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एनी ट्रेड डिस्काउंट रिबेट को डिडक्ट कर देंगे और उसमें ऐड कर देंगे नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, मींस एनी ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो आपने पे किया है और वो रिकवरेबल नहीं है, रिफंडेबल नहीं है, तो अगर वो रिकवरेबल नहीं है, रिफंडेबल नहीं है, तो वो आपका कॉस्ट का पार्ट है, उसको ऐड कर दे, उसको ऐड कर दे। इसके बारे में और बात करते हैं। इस तीनों का सम टोटल को हम परचेज प्राइस बोलते हैं। इस तीनों के सम टोटल क्या बोलते हैं, हम परचेज प्राइस बोलते हैं। तो परचेज प्राइस क्या हुआ, इनवॉइस प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट प्लस नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्लस नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस। उसमें हम ऐड कर देंगे क्या, ऑल अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इन प्रेजेंट लोकेशन, टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इन प्रेजेंट लोकेशन। कुछ एग्जांपल बताओ, एग्जांपल क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन, बट लाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस वही तो कैरेज इनवर्ड था, हो जाएगा लोडिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग, कोई भी लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस होगा उसको ऐड करेंगे, करेक्ट ना, अंडरस्टूड। वापस से लिखता हूं, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस। कोई अगर आपने इंश्योरेंस पे किया फॉर ट्रांजिट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, प्रीमाइसेस का इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, वो हो जाएगा। हो सकता है कभी ना एंट्री, कोई भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स लाने का आपको एंट्री टैक्स या टोल टैक्स पे करना पड़े, उसको हम ऑक्ट्राई बोलते हैं। तो मैं लिखता हूं टोल टैक्स, आपने टोल टैक्स पे किया होगा तो वो भी तो गुड्स लाने का खर्चा हो गया, तो कोई भी टोल टैक्स पे किया तो उसको भी ऐड कर दो, और भी कोई खर्चा हो उसको भी ऐड कर दो। ये सारा क्या हो गया, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इन प्रेजेंट लोकेशन हो गया। तो इस दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम, कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अंडरस्टूड, हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? बोलो, इतना समझ में आया? एनी डाउट? समझ में आ रहा है? अब सर ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में अंतर क्या होता है? देखिए मैंने बोला कि ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करना है, कैश डिस्काउंट डिडक्ट नहीं करना है। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में अंतर क्या होता है, एनी डिस्काउंट ऑफ व्हाट एवर नेचर, कोई भी नेचर का, अगर आपको ट्रांजेक्शन डेट में मिल रहा है, जब आपने परचेज किया उस समय आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। लेकिन वो डिस्काउंट जब आप सेटलमेंट, जब आपने सेटलमेंट किया, देखिए आपने क्रेडिट सेल्स आज किया लेकिन उसका सेटलमेंट तो कुछ दिन बाद होगा, तो जब आप सेटलमेंट करते हो उस समय अगर कोई डिस्काउंट मिलता है उसको हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट को डिडक्ट नहीं करना है, ओनली ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करना है। डिफरेंस समझ में आया कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट का? तो एनी डिस्काउंट विच इज रिसीव ऑन ट्रेड डेट, इसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। एनी डिस्काउंट विच रिसीव आफ्टर ट्रेड डेट ऑफ व्हाट एवर नेचर, जब हम सेटलमेंट करेंगे तब मिलेगा, उसको हम सेटलमेंट डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट बोलते हैं। गॉट दिस पॉइंट? समझे? तो कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट को डिडक्ट नहीं करना है, कैश डिस्काउंट और सेटलमेंट डिस्काउंट जब मिलेगा तो वो ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट इज दिस नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस?
हो सकता है अभी आपको जीएसटी के बारे में ना पता हो, जीएसटी क्योंकि अभी तक आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं किया है। थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा जीएसटी के बारे में कि जीएसटी क्या होता है, थोड़ा सा जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज, क्योंकि अभी जीएसटी आपके सिलेबस में भी है इनडायरेक्ट टैक्सेस रूप में, तो वहां पे आपके टीचर ने आपको पूरा एक्सपर्ट बनाना है जीएसटी में, लेकिन अकाउंटिंग तो मुझे सिखाना पड़ेगा। अब जीएसटी का डायरेक्ट अकाउंटिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप परचेज करते हो, जब आपने परचेज किया, तो सपोज आपने परचेज किया गुड्स, करेक्ट, तो आपका जो परचेज प्राइस था या इनवॉइस, बेटर आई एम राइटिंग इनवॉइस प्राइस, जब आपका इनवॉइस प्राइस था 10,000, करेक्ट, तो उसमें आपने जीएसटी पे किया सपोज एट द रेट ऑफ 18%, 18% के हिसाब से पे करते हैं 10,000, तो 1,800 के हिसाब से पे किया, मतलब एक्चुअली आपने पे किया कितना, 11,800, 11,800, समझे, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो अब देखिए जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यही मुद्दा है कि जब कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो इस 1,800 को ऐड करें कि नहीं ऐड करें, ये बात है। तो देखिए मैं टू सिचुएशन, दो सिचुएशन हो सकता है। सिचुएशन क्या है कि जीएसटी, दिस जीएसटी इज रिकवरेबल, रिकवरेबल, जीएसटी इज रिकवरेबल, तब इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। बट ये जीएसटी इज नॉट रिकवरेबल, मींस नॉन रिफंडेबल है, तब इसे हम ऐड करेंगे। तो होता क्या है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी आप इसको सेल करोगे, तो सेल करने के लिए क्या किया आपने, आपने बोला, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि भाई ये तो रिकवर हो जाएगा, और ये किससे रिकवर करोगे, आप अपने कस्टमर से रिकवर करोगे या आप अपने कस्टमर से रिकवर करोगे, मींस एक्चुअली 10,000 ही आपका कॉस्ट है, आपका 10,000 ही कॉस्ट है ना, इसका मतलब है। तो आपने क्या किया, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया 10,000 में, ठीक है। तो आपने बोला सेल प्राइस आपका कितना है, 10,000 प्लस 5,000, तो ये आपका हो गया 15,000, ये आपका हो गया 15,000, करेक्ट। अब आप अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज करोगे एट द रेट ऑफ 18%, एट द रेट ऑफ 18%, समझे, करेक्ट। तो 15,000 इंटू 18% कितना हो भाई साहब, ये हो गया 2,700। तो ये आप अपने कस्टमर से रिकवर, कस्टमर से लिया, ठीक है, तो आपको मिलेगा कितना, आपको मिलेगा 17,700। तो ये आपने इनवॉइस बना दिया। तो यहां पर क्योंकि आप रिकवर किससे कर रहे हो, क्योंकि आप रिकवर किससे कर रहे हो, कर रहे किससे, अपने कस्टमर से, तो आपका जर्नल एंट्री क्या हो रहा है, चेक करना। आपने एंट्री पास किया, आपने परचेज, परचेज, आपका परचेज अकाउंट में कितना आएगा, परचेज अकाउंट में आया 10,000, करेक्ट। और वहां पर ये आपका क्या हो गया, जो आपने पे किया गवर्नमेंट को, जब आपने परचेज किया, पे किया, तो इसको एक टाइप का एडवांस टैक्स बोलेंगे, इसको बोलेंगे जीएसटी रिसीवेबल। हम क्या बोलेंगे, जीएसटी रिसीवेबल, मींस ये आपको रिसीव होने वाला है, आपने पे कर दिया आज ही, लेकिन ये आपका रिसीवेबल होगा, किससे रिसीव कर लोगे, कस्टमर से। तो आपने बोला भाई जीएसटी रिसीवेबल कितना है, 1,800, और आपने पे कर दिया, किसको पे कर दिया, आपने सप्लायर को पे कर दिया 11,800, करेक्ट। तो ये जीएसटी रिसीवेबल, तो देखो परचेज प्राइस में उसको इंक्लूड ही नहीं किया ना, मींस कॉस्ट प्राइस में उसको इंक्लूड नहीं किया, यही तो बड़े, क्योंकि रिकवरेबल है, क्योंकि वो रिकवरेबल है। अब जब सेल किया तो आपको मिला कितना, आपको मिला कितना बताओ, आपको मिला 17,700, करेक्ट। बट आपका रेवेन्यू कितना है, मींस आपका सेल्स कितना है, आपका इनकम कितना है, तो आपका इनकम तो 15,000 ही है, 15,000 है, और आपको गवर्नमेंट को जीएसटी कितना पे करना है, 2,700। आप बोलेंगे जीएसटी पेएबल, आपका जीएसटी पेएबल कितना हो जाएगा, 2,700, करेक्ट। अब देखिए एक्चुअल में क्या हुआ, ये आपका पेएबल है, ये आपका रिसीवेबल है, मींस अब आपको डिफरेंस पे करना है। तो हम और एक एंट्री पास करेंगे, हम बोलेंगे जीएसटी पेएबल,
कितना 2700, जिसमें हम पे कितना कर चुके हैं, जीएसटी रिसीवेबल हम पहले कितना पे कर चुके गवर्नमेंट को 1800, मींस आज और कितना पे करना है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को बोलेंगे भाई 2700 माइनस 1800, 2700 माइनस 1800, तो आपको सिर्फ 900 पे करना है, 900 पे करना है। इसका मतलब हुआ क्या कि पहले आपने ये 1800 पे कर दिया था कस्टमर के भी आपने, और फिर कस्टमर से 2700 रिकवर कर लिया, और 2700 आपको गवर्नमेंट को पे करना है, बट गवर्नमेंट को क्या बोला 2700 से 1800 तो पहले ही पे कर चुका भाई, अब मुझे सिर्फ 900 पे करना है। तो एक्चुअली ये जो जीएसटी का बर्डन कस्टमर के ऊपर है, आपके ऊपर है ही नहीं, इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जो कस्टमर के ऊपर लेवी होता है। अंडरस्टूड व्हाट एवर आई एम सेइंग? तो यहां पे ये रिकवरेबल है। अब मुझे बताओ रिकवरेबल है तो यहां पर अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, तो आपका सेल्स कितना आया, आपका सेल्स कितना आया मुझे बताओ, कितना आया 15,000, और आपका जो परचेज अकाउंट था, परचेज अकाउंट वो कितना आएगा 10,000, ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट कितना आ गया, आपका देखो प्रॉफिट आ गया 5,000, यही तो है। तो जो कॉस्ट प्राइस था क्या उसमें आपने जीएसटी को ऐड किया? नहीं ऐड किया। क्यों नहीं ऐड किया? बिकॉज दैट इज रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर या इनडायरेक्टली रिकवरेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, आप ये बोल सकते हो। तो जब भी रिकवरेबल है, जब भी रिफंडेबल है, तो उसको ऐड मत करो, उसको ऐड मत करो। अब दूसरा एग्जांपल करते हैं कि सपोज सेम एग्जांपल करते हैं, यहां पर करेक्ट, यहां पर आपने गुड्स खरीदा, लेकिन ये रिकवरेबल नहीं है, ये रिकवरेबल नहीं है, मतलब ये कस्टमर से आप रिकवर नहीं कर सकते। क्यों रिकवर नहीं कर सकते, क्या कारण है, वो आप कहां पढ़ोगे? जीएसटी में। मैं वो बताने वाला नहीं हूं, करेक्ट ना, वो मैं बताने वाला नहीं, क्योंकि वो बताने की जगह तो मैं जीएसटी एक्ट पढ़ा रहा हूं। मैं जीएसटी एक्ट पढ़ाने का पैसा नहीं लिया मैंने अकाउंटिंग का पैसा लिया है। आपको बस ये समझना है कि भाई इसको हम रिकवर नहीं कर सकते, इसको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। तो इस केस में मुझे बताओ कि मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 11,800, मतलब 5,000 का प्रॉफिट तो हम 11,800 में ऐड करेंगे ना, क्योंकि 5,000 का प्रॉफिट तो कमाना है। तो मैं बोलूंगा भाई मेरा सेल प्राइस कितना हुआ, मेरा सेल प्राइस हुआ 11,800, करेक्ट, प्लस 5,000, करेक्ट। तो 11,800 प्लस 5,000 कितना हो गया 16,800, 16,800, करेक्ट। अंडरस्टूड, मेरी बात समझ पा रहे हैं? और इसमें जीएसटी ऐड कर देंगे, जीएसटी ऐड कर दिया 18%, 18% ऐड कर दिया, तो 18% कितना आया 16,800 इंटू 18%, ये हो गया 3024। तो कितना हम कस्टमर से ले रहे हैं, अभी इसमें मत जाओ सर, इसमें सेल प्राइस ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपका तो ये कॉस्ट हो गया ना, आप किससे रिकवर नहीं कर सकते हो, कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो, कारण क्या है, वो सब बाद में पढ़ेंगे, करेक्ट ना। अंडरस्टूड। मैं जानबूझ के यहाँ पे 18% चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको समझाने के लिए कि भाई आपने जितना आपने जीएसटी रिकवर किया पूरा गवर्नमेंट को पे कर दोगे, पूरा गवर्नमेंट को पे कर दोगे इसमें। तो 16,800 इंटू 18% कितना है 3024, और ये हो गया 19,824, 19,824। अंडरस्टूड, हैव यू अंडरस्टूड? मींस नॉर्मली यही सही है। ये तो मैं एक कारण बता रहा हूं कि सपोज कि किसी कारण से वो रिकवरेबल नहीं है, नॉर्मली जीएसटी रिकवरेबल ही होता है, करेक्ट। लेकिन सपोज किसी कारण से वो रिकवरेबल नहीं है, वो कारण क्या हो सकता है जीएसटी में कुछ कारण हो, कुछ भी लिमिटेशन दिया हुआ, कुछ एक्सेप्शन दिया हुआ, उस कारण से हम उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टूड मेरी बात? तो अगर रिकवर नहीं कर रहे हो तो ये हो गया आपका सेल प्राइस, करेक्ट। तो आपने एंट्री क्या पास किया। अब मुझे बताओ परचेज अकाउंट कितना होगा, तो परचेज अकाउंट होगा अब आपका 11,800, क्योंकि रिकवर तो कर ही नहीं सकते हैं, तो आपका हो गया 11,800। तो आपका परचेज अकाउंट हो गया 11,800 टू बैंक, और कोई भी आपका जीएसटी रिसीवेबल नहीं है, सही है ना, करेक्ट। फिर आपने जब सेल किया तो किया बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा 19,824, जिसमें सेल्स अकाउंट कितना है, आपका सेल्स अकाउंट तो कितना है 16,800 ही है,
और आपको जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि आपने जब कस्टमर से रिकवर किया है तो वो किसको पे करोगे, गवर्नमेंट को पे करोगे, अपने पास नहीं रखोगे। जीएसटी पेबल वो कितना आ गया 3024। अब मुझे बताइए जीएसटी पेबल इतना है, कोई जीएसटी रिसीवेबल है ही नहीं क्योंकि वो रिकवरेबल था ही नहीं, तो यहां पे आप जितना मिला उतना पे कर दोगे गवर्नमेंट को। तो आप बोलेगे जीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, जीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 3024। अंडरस्टूड। मींस यहां पर भी चेक करो, अब आपका सेल्स अकाउंट कितना होगा, अब आपका सेल्स कितना आया, सेल्स आया 16,800 और आपका परचेज, मुझे बता परचेज इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी क्योंकि वो नॉन रिकवरेबल था, दैट वाज नॉन रिफंडेबल। तो आपने क्या किया, आपने परचेज प्राइस में उसको ऐड कर दिया, परचेज प्राइस में ऐड कर दिया तो आपका कितना आया 11,800, तो ये आया 11,800। बट देखो प्रॉफिट तो हमारा कितना आएगा, प्रॉफिट तो 5,000 ही आ रहा है, प्रॉफिट तो 5,000 ही आ रहा है क्योंकि हमने 5,000 प्रॉफिट कमाने का निश्चय किया था, 5,000 का प्रॉफिट ऐड किया था। तो ये दोनों तरीका हुआ। यहां पे देखो परचेज प्राइस कितना हो गया इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यहां पे आपका परचेज प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। तो हमारा AS2 क्या बोलता है कि अगर जीएसटी रिफंडेबल है, रिकवरेबल है तो उसको ऐड मत करो, बट अगर नॉन रिफंडेबल है, नॉन रिकवरेबल है तो उसको ऐड कर दो। अभी समझ में आया। तो ये आपका क्या हुआ, इनवॉइस प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट एड नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? तो ये मैंने आपको जीएसटी के बारे में बता दिया। अंडरस्टूड? एनी डाउट? एनी डाउट? करेक्ट? ओके सर, नो डाउट। आज इतना ही करते हैं, आज इतना ही करते हैं, पहला क्लास है, अभी ज्यादा जोर नहीं देते हैं। मैंने कुछ आपको क्या बताया, थोड़ा स्लो स्लो चलेंगे, थोड़ा प्यार से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। तो आज इतना ही करते हैं। ओके सर, आज मैंने थोड़ा सा आपको फाउंडेशन लेवल का गोल्डन रूल्स, मॉडर्न रूल्स के बारे में कुछ बता दिया और फिर AS2 मैंने स्टार्ट किया। करेक्ट? ओके, आज इतना ही करते, कल इसको फिर से रिवाइज करके आगे की बात करेंगे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, विल मीट टुमारो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर रिमेनिंग डे, बाय बाय।